नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। आज हम लोग कुछ अलग, कुछ ख़ास और कुछ बहुत ज़रूरी बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दरअसल हम लोग जिस बातचीत को करने के लिए आज हम तीनों इकट्ठा हुए हैं वो है लगातार अभी कंट्रोवर्सी चल रही है पिछले 2-3 दिनों से कि हमारे मुल्क का, हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए। क्या वो भारत होना चाहिए या वो इंडिया, जो संविधान में भी लिखा हुआ है, इंडिया और भारत दोनों होना चाहिए। सबसे पहले मोहन भागवत ने इसके ऊपर एक बयान दिया था और उसके बाद G20 समिट के इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से इनविटेशन जाता है। उसके कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद बीजेपी के एक बड़े नेता है संबित पात्रा, उनका एक ट्वीट आता है कि इंडोनेशिया में जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। इसके बाद अक्षय कुमार की एक फिल्म आने वाली होती है जिसका नाम ग्रेट इंडिया रेस्क्यू होता है, उसे भी चेंज कर दिया जाता है और वो एक नया पोस्टर रिलीज़ करते हैं, ग्रेट भारत रेस्क्यू वो कर देते हैं। तो ये सारी बातचीत है जो आज हम लोग करने वाले हैं और हमारे साथ नंद कुमार सागर जी हैं जो एडवोकेट हैं, वकील हैं पटना हाई कोर्ट में, और पटना हाई कोर्ट के एक और वकील हैं हमारे साथ विकास जी। दोनों वकील हैं, दोनों संविधान के जानकार हैं और साथ में एक राजनीतिक समझ भी रखते हैं। तो इस बातचीत को करने और समझने के लिए इन दोनों से बेहतर हमें लगा कि सबसे सही गेस्ट रहेंगे आज के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक चीज़ जो समझना चाहते हैं कि इंडिया और भारत, संविधान में तो दोनों नाम आता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये आता है। तो इसे चेंज करने की बात हो रही है। बीजेपी एमपी जो है नरेश बंसल, उन्होंने कहा भी कि इसे चेंज करना चाहिए। कितना सही या कितने हद तक ये मुमकिन है? अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में हम जाएं, पहली बात कि लोगों को समझना होगा जिस तरह का नैरेटिव अभी के जो तत्कालीन सरकार है उनके द्वारा जिस तरह का नैरेटिव प्रेजेंट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये गुलामी का प्रतीक है इंडिया। तो इंडिया वर्ड से दिक्कत इन लोगों को क्यों है और कैसे है, इसको जानने से पहले हम थोड़ा ओरिजिन पे जाते हैं कि इंडिया वर्ड या भारत वर्ड कैसे आ रहा है। तो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि इंडिया वर्ड जो है, इंडिया टर्म जो है, उसका रिलेशन हिंदू सिंधु घाटी से भी होता है। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है इंडिया के जो इस साइड ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिंधु घाटी में जो लोग रहते थे उनको पर्शियन लोग, जो पर्शियंस थे, वो सिंध के पास रहने वाले लोगों को, चूँकि पर्शियन लोगों में एस का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता था तो वो स की जगह ह का यूज़ करते थे, तो वो बना सिंधु। और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ भी जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो पर्शिया से आगे जब हम ग्रीस की तरफ बढ़ते हैं तो फर्स्ट टाइम जो ये वर्ड इंडिया कॉइन होता है वो ग्रीस में जब हिंदू वर्ड या सिंधु वर्ड को लेकर के वहाँ पे बात होती थी तो सिंध से इंड बना, क्योंकि वहाँ ग्रीस में स का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, स साइलेंट होता है वहाँ पे। तो चूँकि सिंध है या सिंध के इस पार रहने वालों को सिंधु घाटी के लोग कहते थे, तो उससे बना इंडी। तो 9th सेंचुरी में पहली बार ये टर्म आता है जब हम ब्रिटिश लिटरेचर की तरफ भी बढ़ते हैं। तो चूँकि मैं इंग्लिश ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया है तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट मुझे पता है और बैकग्राउंड किस तरीके से वर्ड्स का और इंटरचेंज करते हैं उसको भी देखा जाता है। क्योंकि हर 2 किलोमीटर पे आप कभी भी देखेंगे कि हमारी बोली जो होती है वो चेंज होती है, बदलती रहती है, सिर्फ 2 किलोमीटर पे। तो उसकी वजह से बहुत फ़र्क आ जाता है। आप इंडिया में भी ऊपर से नीचे जाएंगे तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ नहीं होता है या डायलेक्ट जो है वो सेम नहीं रहता है, वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। आप बिहार के परिवेश में भी देखेंगे, चूँकि हम बिहार में हैं तो यहाँ भी कई बोलियाँ हैं, कई भाषाएं हैं जो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है बट चेंज हो जाता है।
तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, ये जो वर्ड है इंडी या हिंदुस्तान या कह लें भारत, तो भारत का जब हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखते हैं तो भारत वर्ड कॉइन होता है जो हमारे माइथोलॉजिकल किंग थे, राजा थे भरत, उनके वंश से आता है। कि उनके वंश के लोग जो हैं वो आर्यंस, जो उनके वंश के लोग हैं उन्हें भारत के लोग कहा गया, कि भारत के वंश हैं, भारतवर्ष से ये बना। तो ये एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है जिसके बारे में लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अगर लोगों ने ढंग से पढ़ाई की होती, खासकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की किताब है, वो लोगों को पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सिर्फ भारत, इंडिया ही नहीं, हिंदुस्तान पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे हिस्टोरिकल हमारा जो शब्द का चयन है वो किस तरीके से नाम इंटरचेंज होता है। भारत माता का भी उन्होंने पूरा जिक्र करते हुए उसने समझाया। हाँ, तो जब 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, तो वहाँ भी भारत और इंडिया शब्द जो है इंटरचेंजेबल रखा गया। आर्टिकल 1 जो पहला आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्लियरली कहता है भारत, इंडिया दैट इज़ भारत। और जैसा आपने भी बताया कि प्रियम्बल में भी हम भारत के लोग, और उसका इंग्लिश वर्जन जब हम देखते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया कहते हैं, तो इंटरचेंजेबल। तो इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात अब हम अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट की करें, इसके राजनीतिक मायने क्या है, ये अचानक से इस तरह का शिगुफा क्यों छोड़ा गया, तो ये राजनीतिक ज़्यादा लगता है जब से कांग्रेस पार्टी ने भारत, एक तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया कि ये इंडिया अलायंस से पहले इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया। तो भारत जोड़ो यात्रा जो स्टार्ट किया, तो ये भारत शब्द तो ऑपोजिशन पार्टी कह लीजिए या कांग्रेस पार्टी के साथ इंटैक्ट है। और जो टैगलाइन दिया है वो भी ये है, जीतेगा इंडिया, भारत जीतेगा, भारत जुड़ेगा, भारत जीतेगा इंडिया। एग्जैक्ट। तो जुड़ेगा भारत, भारत और इंडिया दोनों को मिक्स कर दिया, यानी कि ये दोनों सेपरेट नहीं है। जब भारत जुड़ेगा तभी जीतेगा इंडिया, बात एक ही है। तो इसके राजनीतिक मायने जब देखने की कोशिश करेंगे हम, तो जैसा आपने भी बताया कि मोहन भागवत का हार्डली 10 दिन पहले वक्तव्य आया कि हम लोग बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं इंडिया टर्म को, इसकी जगह भारत का इस्तेमाल करना चाहिए, इंडिया शब्द को छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नागपुर से डिक्टेट हो रहा है, भारत सरकार डायरेक्ट खुद नहीं कर रही है। और इन्हें नाम से इशू नहीं है, कुछ ना कुछ नया पब्लिक को एंगेज करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी है, अभी इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को कि इन्होंने कितने डेवलपमेंट के काम किए और क्या नहीं किए। तो पब्लिक के बीच में एक नया क्यूरियोसिटी और डायलॉग एंगेजमेंट और स्टूडियोज़ में जो बहस चलती है बिना वजह का, जो कि आम पब्लिक को इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट पब्लिक को एंगेज किया जा रहा। लेकिन ये जो एक बात है कि गुलामी मानसिकता की, विकास जी आप कांग्रेस पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं, बिहार यूथ कांग्रेस के लीगल सेल के आप चेयरपर्सन हैं। इसका एक गुलामी मानसिकता, मैं इस वजह से भी इस पे थोड़ी बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मोहन भागवत का लगभग 10 साल के आसपास, 10 साल पहले एक बयान आया था रेप के ऊपर। उन्होंने कहा था कि रेप जो होता है, बलात्कार जो होता है, वो इंडिया में होता है, भारत में नहीं होता है। और लालू यादव का भी एक पुराना वीडियो इंटरव्यू एक अभी हाल फिलहाल फिर से ट्विटर पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आ रहा है कि दिल्ली जो है वो इंडिया है, भारत बिहार है। तो कहीं ना कहीं ये क्लास डिस्क्रिमिनेशन की भी बात आती है
कि इंडिया जो है वो एलीट क्लास है, भारत में भारत का मतलब गांव जिसमें पूरे देश की आत्मा बसती है, क्या इसमें ऐसा कुछ है? आप कैसे सकते हैं? इसको हम सबसे पहले तो आपके सभी दर्शक को नमस्कार, धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। हिस्ट्री और कैसे भारत नाम पड़ा, इस पर तो बहुत विस्तार से, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है इसका, वो नंद सागर जी बहुत विस्तार से बताएं। हम इसको भारत से भारत नाम पड़ा अपने देश का, इसका हिस्ट्री है, धार्मिक एंगल भी है। इसके अलावा आज जो इंडिया और भारत के बीच जो डिस्प्यूट है, तो ये डिस्प्यूट हुआ कहाँ से? तो इंडिया का नाम ये राहुल गांधी जी के जहन में आया कि राहुल गांधी जी इंडिया अलायंस बनाए। उसके बाद विपक्ष जो एकजुटता हुआ, 26 पार्टियां मीटिंग कर रही है, 3 मीटिंग हो गई, पटना में हो गई, फिर बेंगलोर में हो गई, फिर महाराष्ट्र में हो गई। इन मीटिंग के बाद जो बखलाहट है नरेंद्र मोदी जी का, या सत्ता में जो भी लोग बैठे हुए हैं, आप एक बीजेपी के सांसद हैं बंसल जी, उनका बयान आप सुन रहे हैं, मोहन भागवत जी का सुन रहे हैं। तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं, पिछले 8-9 साल में जो नरेंद्र मोदी की सरकार इंडिया नाम से कई स्टार्टअप किए हैं। स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, और पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, साइनिंग इंडिया वगैरह वगैरह, बहुत इंडिया के नाम से। लेकिन अचानक इनको इंडिया के नाम से नफरत क्यों? बिल्कुल। तो ये नफरत होने का वजह जायज़ है कि इंडिया में तो सभी लोग आ जा रहे हैं, और जीतेगा इंडिया, तो जीतेगा इंडिया, तो वो अपने बात से ही वो हार रहे हैं। ये वो नहीं बोल रहे हैं, उनका बुखलाहट नहीं बोल रहा है, वो हारने से पहले हार मान ले रहे हैं। अगले साल चुनाव आना है, और इंडिया अलायंस में जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं देश के अलग अलग राज्यों से, उन सभी का एकजुट होना नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत परेशानी का सवाल है। नरेंद्र मोदी जी परेशान है और हारने से पहले हार मान चुके हैं। इसी बात के लिए इंडिया और भारत में कंट्रोवर्सी छिड़ा हुआ है। अब ये देखिए, ये हंसी के पात्र, मजाक के पात्र बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। अपने किए हुए कार्यों को ये नाम बदलने में माहिर है। यूपी में भी आप देखते होंगे, मुगल सराय बदलाया, इलाहाबाद बदलाया, कई शहर का नाम बदले। तो ये नाम बदलने से अगर देश का कुछ भला हो जाए तो बदलिए। यूपी में तो एक पूरी लिस्ट है, वो जिन जगहों के नाम बदलनी है, योगी आदित्यनाथ ने बहुत लंबी, हाँ लंबी लिस्ट है वो। देखिए, इसका सिर्फ पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ही नहीं, इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी हम लोगों को देखना होगा। एक अभी ट्वीट बहुत सरफेस हो रहा है, जिसमें दिया हुआ है कि एक शहर का नाम बदलाता है तो 300 से 500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। बिल्कुल। अब ये प्रयागराज पे लगभग 500 करोड़ का खर्च आया, और दीनदयाल उपाध्याय पे लगभग 300 करोड़ का खर्च सरकार को बैठा, वो नाम बदलने की वजह से। क्योंकि जब किसी भी जगह का नाम बदला जाता है तो फिर उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी होर्डिंग, सारे सरकारी दस्तावेज, सब में नाम चेंज होता है। और इसका इकोनॉमिक पैरिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आपके आधार कार्ड से लेके पासपोर्ट तक, राशन कार्ड से लेकर के बैंक खाता तक, हर जगह जो इंडिया लिखा हुआ है वो आपको चेंज करने में फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। आधार कार्ड के लिए लाइन में लगिए, पासपोर्ट के लिए लाइन में लगिए, राशन कार्ड के लिए जो गरीब लोग हैं सबको लाइन में लगाने का काम किया। तो सरकारी दस्तावेज जल्दी बनते नहीं है, और फिर उसको बदलवाना, ये कितना लेंदी प्रोसेस है, और लेंदी होने के साथ ये खर्चीला भी। वो उस ट्वीट में ये जिक्र किया हुआ था, ये लगभग के पैसे का भी, हाँ, कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए लगभग खर्च हो सकते हैं। एक अनुमान था कि एक शहर का नाम बदलने में, आपने बताया 300-500 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, तो 15,000 करोड़ रुपए तो पूरे देश का नाम बदलने में खर्च हो सकता है। नहीं, ये बहुत छोटा 15,000 करोड़ तो उससे ज़्यादा तो आपके सिर्फ पासपोर्ट और
में बदलने में चला जाएगा। राशन कार्ड कितने लोगों के पास है? बिल्कुल। तो इस तरीके से ये दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज, जो स्टैंप्स होते हैं, जो रेवेन्यूज होते हैं, गवर्नमेंट सर्कुलर्स होते हैं, इन सब में चेंजेस लाने के लिए एक तो बहुत लेंदी टास्क है, ऊपर से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि आम पब्लिक से, आम जनता के पैसे से ये किया जाएगा। तो ये तो पब्लिक के पैसे का वेस्टेज। एक चीज़ जो आप दोनों से समझना चाहते हैं वो ये कि क्या ये संविधान में इस चीज़ को लेकर जगह है, क्या ये बदलाव मुमकिन है, या ये एक ऐसे ही शगुफा है? ये तो जो मेजोरिटी में सरकार है वो कर ही सकती है वो, लेकिन ये करना कहीं से ज़रूरी नहीं है। जो लेकिन आप मुमकिन है। मुमकिन है, मुमकिन। बदला तो जा ही सकता है। संवैधानिक तौर पे अगर हम देखें तो भारत सरकार में ये ऑलरेडी चाहिए होगा विथ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स। स्टेट के जब जितने विधानसभा है ना, उसकी भी 2/3 मेजॉरिटी सहमति चाहिए होगी नाम चेंज करने के लिए, क्योंकि ये यूनियन का नाम चाहिए और ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर जो है उससे छेड़छाड़ हो। उससे छेड़छाड़। अच्छा, कई बार अगर हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो कई देशों ने अपना नाम इससे पहले बदला है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं एक ये भी देखा गया है कि अगर कई बार जब डिक्टेटरशिप उन देशों में आई है तब ज़्यादा देशों का नाम चेंज किया गया है, या जब भी इस तरह की सरकार जो वहाँ पे फ्रीडम को सप्रेस करने की बात करती है तब निश्चित रूप से नाम चेंज किया आप है। जो कह रहे हैं, तो सरकार जब सत्ता के सनक में जब ज़्यादा मशगूल हो जाती है तो इस तरह का काम किया जाता है। आप देखेंगे जब 2014 में सरकार बनी तो उस समय सरकार बनी बेरोज़गारी हटाने के दम पे कि तो रोज़गार देंगे, इन बहुत तरह के प्रोपेगेंडा मैनिफेस्टो इनके द्वारा पेश किया गया, और उस सभी बातों पर रिलाई करके यहाँ के युवा सभी वर्ग ने मिलकर उनको जिताया। 1-2 साल बाद ही आपको देखने को मिला होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर हो गए। ये विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ भारत में, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहना पड़ा कि देश में लोकतंत्र खतरे में। बिल्कुल। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये अभी शुरू नहीं हुआ है, ये सरकार बनने के कुछ ही दिन के बाद ये शुरू हो गया था। आप बीच में भी देखे होंगे कि रात में अचानक महाराष्ट्र में सरकार बन गई, अगले दिन सरकार गिर गई। इस तरह का बहुत सारा कार्यक्रम हुआ है इनके रीजन में। लॉकडाउन, जीएसटी, नोटबंदी ये सभी उदाहरण हैं। कोई भी प्लानिंग के तहत नहीं हुआ है, सब अचानक हुआ है। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के लिए कोरोना का लॉकडाउन में कितना देर किया गया। लॉकडाउन अगर समय से होता तो इतना परेशानी नहीं होती, लेकिन इनको ट्रंप का कार्यक्रम था, उसमें आप देखे होंगे कितने भीड़ जुटी। राहुल गांधी जी के बार बार आगाह करने के बावजूद 30 जनवरी को हमको याद है, 30 जनवरी को ही राहुल जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए थे कि ये बहुत खतरनाक वायरस है और उसमें जो विदेशी यात्री आ रहे हैं उन लोगों को ये करना चाहिए। वो कोई ध्यान नहीं दिया इस बात। इसके बाद लगातार ट्रंप जी का कार्यक्रम हुआ गुजरात में, और मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में ये लोग लग गए। और सरकार गिरने के बाद 1-2 दिन के बाद ये अचानक सामने घोषणा करते हैं कि 8 बजे रात से असली लॉकडाउन हो जाएगा। इस तरह की बात ये कहीं से जायज़ नहीं। ये डिक्टेटरशिप जो आप कर रहे हैं, ये मानसिकता इनके शुरू से बहुत सारे एग्जाम्पल इस 9 साल में देखने को मिला है। जैसा आप कह रहे थे कि शुरू से मानसिकता है 2014 से डिक्टेटरशिप की। एक चीज़ जिसको लेकर अभी तक बीजेपी काफ़ी ज़्यादा हंगामा करती है वो है कांग्रेस के द्वारा लाया गया आपातकाल, इमरजेंसी। लेकिन कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा, कई राइटर्स जिन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग और अवार्ड वापसी गैंग ये सब कहा गया, उन्होंने कई बार इंटेलेक्चुअल सोसाइटी जो है हिंदुस्तान की, इंडिया की, उन्होंने कई बार ये कहा है कि ये एक घोषित आपातकाल है।
बार बार इस सरकार के काम को उन्होंने कहा है। तो क्या अगर जब यूनियन का अगर नाम बतलाता है तो क्या अब ये समझना होगा कि ये जो अघोषित आपातकाल था, जो पहले एक पर्दे के पीछे काम हो रहा था, अब वो फ्रंट लाइन में आके अब फ्रंट फुट पे लोग खेल रहे हैं? नहीं, ये कहने से पहले भी कई बार ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है, इससे पहले भी अघोषित आपातकाल जैसे हालात देश में ये पिछले 9 साल में कई बार हो चुका है। आपको याद होगा NRC CA जैसे कानून लाने की बात हुई थी 3 साल पहले, तो उसमें पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और केवल पटना जिला की बात अगर आप करें तो पटना में हमको लगता है 20 जगह पे ऐसे कंटिन्यू आंदोलन चल रहा था, वहाँ लोग धरने पर लगातार बैठे हुए थे। तो किसान आंदोलन की बात आप कर ली, आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार उसको वापस ली ही, लेकिन यूपी चुनाव के मद्देनजर वो वापस लिए। पंजाब चुनाव चुनाव कि अगर वापस नहीं लेंगे तो हार जाएंगे। तो इनका वन टाइम एजेंडा रहता है कि चुनाव कैसे जीता जाए, उसके अलावा जो करना है ये पीछे नहीं हटते हैं। वो कानूनी हो गैर कानूनी हो, बाय हुक और बाय क्रूक ये करते रहते हैं। तो क्या ये एजेंडा भी चुनाव को लेकर ही किया जा रहा है, 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए, जिस तरीके से देखा जाए जो टाइमिंग वो देखते हुए तो ऐसा बिल्कुल क्लियरली लगता है कि ये चुनावी रणनीति थी, क्योंकि इससे पहले तक इंडिया नाम से ही गवर्नमेंट नए नए स्कीम्स लॉन्च कर रही थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी बहुत सारे स्कीम्स लाए जो इंडिया के नाम से मिलाया। तो ये तो इन्हीं का खुद का डुअलिटी दिखता है इससे। और जब हम बात कर रहे हैं कि कई सारे आदमशित रूप से जो ये करें इमरजेंसी सिचुएशन, तो आघोषित रूप से इमरजेंसी सिचुएशन सिर्फ एक दो पर्टिकुलर भी चीज़ नहीं है। आप नोटबंदी देखिए, GST देखिए, या किसान आंदोलन था, या फिर आपका CA NRC प्रोटेस्ट था। तो ये जो नए नए कानून लाते हैं ये खुद ही बैकफुट पे ही चलेगा। लेकिन सरकार हमेशा ये भी कहती है नहीं है, मेन ये है कि इनकी तैयारी नहीं होती है। वे आप वो सोचते हैं और सुबह करने की, जिस तरीके से नोटबंदी में भी कहा गया था, बंदी हो या आपका GST हो, लॉकडाउन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए, सड़कों पे आ गए लोग, आने जाने में दिक्कत हो रही थी, लोगों की डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि तैयारी नहीं। और जिस तरीके से कोविड फैल रहा था उसको कंटेन करने के लिए कुछ किया नहीं गया। जब विपक्ष आपको चिता रहा था कि आप देखिए इस तरह का सिचुएशन है, तो कई सारे केंद्रीय मंत्री ने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये लोगों को डरा रहे। बिल्कुल। और उस वक्त में ट्रंप सरकार भी बनाने की बात चल रही थी इंडिया में, और US जाकर के मोदी जी ने उनका प्रचार किया। हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ, उसमें मुस्लिम एरिया है उसको छुपाया गया। ये सारी चीज़ें करते रहे। ये लोग ऊपर से पॉलिश करके दिखाने की बहुत कोशिश करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बेरोज़गारी का दर जो है वो चरम सीमा पर है। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की हालत है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, प्राइस राइज बहुत ज़्यादा है, बहुत हुई महंगाई की मार, और मोदी सरकार ये सब बहुत चला। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है कि गैस भी महंगा हुआ, महिलाओं की सुरक्षा पे भी बहुत सवाल है। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे देश के रेशनल्स वो लोग धरने पे बैठे थे, प्रोटेस्ट पे बैठे थे। उनकी मांग क्या थी कि एक अधिकारी जो है, जो एक संस्था सांसद है, उस पे आरोप। तो पॉक्सो के केस में नियम ये है, कानून ये है कि जो अक्यूज्ड होता है उसको साबित करना होता है कि निर्दोष। बिल्कुल। और सरकार की जिम्मेदारी, प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है आरोप जैसे ही
लगता है FIR होती है तो अरेस्ट होना चाहिए, उनको अरेस्ट तक नहीं किया जाता है। बहुत दिनों तक प्रोटेस्ट चलता है और जब नए संसद का उद्घाटन होता है तो वहाँ पे वो मौजूद होते हैं। बिल्कुल। ऐसे आदमी को आप ला रहे हैं। अभी अभी देखिए क्या हुआ कि हमारे देश की, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि बेइज्जती हो रही है। वर्ल्ड फेडरेशन ने हमारा चीन या रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का टाइसन, हाँ, संग मानने से इनकार कर दिया। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट कहती कुछ है लेकिन करती कुछ और है, और लोगों को बरगलाने की मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में, जो मेन स्ट्रीम इसका बहुत बड़ा रोल है कि ये लोग रोज़ हिंदू मुस्लिम डिबेट्स करते हैं और कभी भी सही मुद्दों पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, RBI से इतना पैसा सरकार ले रही है, इमरजेंसी का जो पैसा है फंड वो लिया जा रहा है, जबकि इमरजेंसी में भी उस तरीके से फंड नहीं लिया। तो जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसको भी हमें देखने की ज़रूरत है कि देश पे जो बर्डन है वो कितना ज़्यादा हो रहा है। हम काला धन लाने की बात कर रहे थे और डबल से भी ज़्यादा हो गया स्विस बैंक में काला धन, वापस तो आया नहीं, डबल से भी ज़्यादा हो गया। भंगोड़ों की लिस्ट देख लीजिए कितनी लंबी है। बैंक्स की क्या हालत है, PSUs को बेचा जा रहा है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से ही आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें समस्याएं हुई, चाहे वो 61 में 1962 का चीन भारत का युद्ध हो या 71 का युद्ध हो। हम बहुत ही गरीबी से उठ गया है। जो आज़ादी में भारत मिला उस वक्त भारत को संभालना बहुत मुश्किल था, हमारे पास कोई संसाधन नहीं, बिल्कुल रिसोर्सलेस थे हम लोग। और तब भी भारत को सशक्त बनाने के लिए जो हमारे उस वक्त के राजनेता थे, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, मिल करके चलते थे। और इस वजह से हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है या इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जब हम इंस्टीट्यूशंस की भी बात करते हैं, आप कितने इंस्टीट्यूशंस के नाम चेंज करेंगे? IITs, IIMs, जब भारत और इंडिया करेंगे सबके नाम चेंज करने पड़ेंगे आपको। इसरो है, इसरो का भी नाम चेंज करना पड़ेगा, IISc का नाम चेंज करना पड़ जाएगा। आखिर किन चीज़ों का नाम, ये का, रे का, बे का, सारी चीज़ों का नाम बदलना पड़ेगा। तो उससे आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि ये पब्लिक पे कितना बर्डन है। हम ऑलरेडी जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि भारत शब्द तो ऑलरेडी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्लियर कहता है भारत दैट इज इंडिया दैट इज भारत। तो फिर मतलब तो नहीं है बदलने का। अब जब बात करेंगे हिस्टोरिकल या रिलीजियस एस्पेक्ट की, कुछ लोग कहेंगे कि इसका नाम तो भारत भी नहीं, हिंदुस्तान होना चाहिए, और पुराना जम्बूद्वीप होना चाहिए। और जम्बूद्वीप तो आप आज भी जो शादी ब्याह हिंदू रिलीजन में बहुत सारे जो पूजा पाठ होते हैं उसमें घरों में मंत्रोच्चारण जो होता है उसमें जम्बूद्वीप शब्द का इस्तेमाल आज भी होता है। बिल्कुल। तो फिर कुछ लोग बात करने लगेंगे, क्योंकि अब तो पढ़े लिखे लोगों का देश से ज़्यादा चलाने वाले जो सत्ता में बैठने वाले लोग हैं, ये ज़्यादा तो बाबा लोगों का देश हो गया है। बाबा लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा। तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, बाबा लोगों को आप महत्व दीजिए या नहीं दीजिए, सभी का सम्मान होना चाहिए। इस बयान से हो सकता है कि हिंदू खतरे में, जैसा आप बयान इस बयान से कहा जा सकता है हिंदू खतरे में। आप 9 साल से सरकार में है, आज भी हिंदू आते हैं। जब से मोदी सरकार आई है तभी बहुत ज़्यादा हिंदू पे, उससे पहले नहीं थी। लेकिन एक चीज़ जो समझ रही, हम लोगों ने नोटबंदी की बात की, हम लोगों ने GST की बात की, व्यापारी वर्ग जो एक बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान का, और ऐसा नहीं व्यापारी में अडानी अंबानी नहीं, व्यापारी में वो है जो किराने की दुकान चलाते हैं, वो सारे लोग GST से परेशान हैं। लॉकडाउन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, NRC के प्रोटेस्ट हुए, मतलब एक 9 साल में अगर देखा जाए तो एक लंबी लिस्ट है। लेकिन उसके बाद भी देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज से आज़ादी से लेकर के अब तक
जो हमारे देश पे कर्ज था वो नरेंद्र मोदी की सरकार आने तक लगभग 54 लाख करोड़ का कर्ज आज ये 3 गुना हो चुका है। हम पेट्रोल का प्राइस डबल से ज़्यादा पे कर रहे हैं, गैस का प्राइस डबल से ज़्यादा पे कर रहे हैं, सारी चीज़ों पे महंगाई बढ़ गई है। जबकि कच्चे तेल का दाम आधे से कम हो गया था। हाँ, मोदी साहब जब आए थे चुन करके तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये तो हमारा किस्मत है कि बाहर कच्चों का देश तेल का दाम कम हो गया, मतलब वो अपने आप को एक तरह से भाग्यशाली देश के लिए बता रहे हैं। तो जब कच्चे तेल का कीमत कम हुआ तो उसका बेनिफिट पब्लिक को क्यों नहीं गई? और जब आप जीएसटी हो या जो ट्रिकी प्रोसेस हो गया या इन सब चीज़ों से जो महंगाई दर बढ़ा तो जो पैसा सरकार के खाते में आया, आखिर उसके बाद भी हम लोग इतने कर्ज में क्यों जा रहे हैं? ये सवाल तो पूछना चाहिए। आखिर आप कहते हैं कि पब्लिक का आम जनता से टैक्स वसूलने की बात कर रहे हैं, जो टॉप जो अर्निंग लोग हैं वो सिर्फ 3% देश में टैक्स भागीदारी। हाँ, बाकी के 57% लोग आधा से ज़्यादा पे करते हैं। कि जो आम जनता है, टैक्स का ये मतलब नहीं है डायरेक्ट टैक्स, जो सामान खरीदते हैं उस पर, क्योंकि जो आम जनता है वो तो ईमानदारी से सब पैसा जो सामान खरीद रही है उस पर जा रहा, लेकिन जो एनपीएस हो रहा है, कॉर्पोरेट्स को जो आप फ्रीबीज दे रहे हैं, उन फ्रीबीज की बात क्यों नहीं करता है? बिल्कुल। तो फ्रीबीज पब्लिक को अगर सरकार कोई बेनिफिट देती है, मैं ये कहता हूँ कि आप बड़े बड़े देशों में जिनको सो कॉल्ड बड़े देश कहते हैं, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, खासकर मैं जर्मनी की एग्जाम्पल लूँगा, ये ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे लोगों को 3 मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो बिल्कुल फ्री दी जाती है, फिर भी वहाँ की इकोनॉमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जिसमें है हॉस्पिटल, एजुकेशन यानी कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। ये 3 चीज़ फ्री होते हुए भी वहाँ के लोग समृद्ध रह रहे। बिल्कुल। और जब हमारे देश में इस तरह की बात की जाती है कि कुछ पब्लिक को डायरेक्टली बेनिफिट दिया जाएगा तो ये बात कही जाती है फ्री बीज। भारत सरकार में मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि स्वाभिमान और आत्मसम्मान इन सब की बात करी थी कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, और आप 84 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो ये कहाँ से आत्मनिर्भरता है? और जब आप 84 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो ये तो शर्म की बात है कि लोगों के पास खाने को 5 किलो अनाज महीने का की औकात नहीं है या उनकी सामर्थ्य नहीं। तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि पब्लिक में जो डिस्कोर्स बनाया जा रहा है, नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, खासकर क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को चलाने वाले जो लोग हैं बड़े कॉर्पोरेट्स, बिल्कुल, जिनको कंप्लीट फ्री नहीं दिया जाता है, एनपीएस करके सबको छूट दिया जाता है, उनके टैक्स में पूरी छूट मिलती है, टैक्स हेवेंस में उनके पैसे जा रहे हैं, बट उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। एक आदमी जो साधारण सा आदमी एक बाइक खरीदा, उसका ईएमआई नहीं चुका पाया तो आप उसको जेल में डाल देंगे या उसकी वसूली जबरन करेंगे। कितने लोगों को सुसाइड करना पड़ जाता है, गरीब लोग, किसान लोग आत्महत्या करते हैं, इस देश में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। उनको अगर छूट देने की बात होगी तो फ्रीबीज की बात हो जाएगी, और जब कॉर्पोरेट्स को छूट देने की बात होती है तो बैलेंस द इकोनॉमी, किस तरह का ये बैलेंस है कि उनको सब कुछ फ्री दिया जाएगा और उनको सारी छूट दी जाएगी। इन सारे बात के बाद जो आखिरी सवाल मेरा है वो ये है कि इन सब के बाद भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी देश में एक पॉपुलर फिगर है। 2024 में बहुत बड़ी संभावना है कि सरकार एनडीए की फिर से बनेगी। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसी वजह है कि जो काम विपक्ष लगातार छोटा होते जा रहा है? आप लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष की जो सीट भी है, सीट शेयरिंग
14 में कम हुई, उसके बाद फिर 19 में बहुत ज़्यादा कम हो गई। लोग तो पसंद कर रहे हैं बीजेपी को, एनडीए को और प्रधानमंत्री मोदी को। तो अगर कहीं ना कहीं वो ये फैसला लेते भी हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से और सारे जगह से पारित हो जाता है कि इंडिया के जगह अब सिर्फ भारत का इस्तेमाल होगा, तो शायद लोगों का भी तो समर्थन हो सकता है। ऐसा नहीं है, जो गलत होता है वो दिखता ज़्यादा है। अगर गलत ज़्यादा होगा तो चलेगा ही नहीं दुनिया। वो प्रोपेगेंडा और जो आप क्या कह सकते हैं उसको क्रेडिट लेने में ये सरकार माहिर सरकार। पिछले 8-9 साल में चुनाव के अलावे, क्रेडिट लेने के अलावे और मन की बात करने के अलावे मोदी सरकार और भाजपा सरकार कुछ नहीं किया। इनका काम यही है कि किस तरह से लोगों को उलझा के रखा जाए, नई नई बात को बीच में लाकर, और मेन जो मुद्दा है उससे भटकाने का प्रयास करना, उसमें ये सफल हो जाते हैं। लेकिन हमको लगता है कि इस बार जो इंडिया अलायंस बना है, तो इसमें कहीं से कुछ दो राय नहीं है कि इंडिया अलायंस की जीत होगी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये निश्चित रूप से ये सफल होगा ये अलायंस। और नरेंद्र मोदी का जो बौखलाहट है इसी बात को लेकर, नरेंद्र मोदी जो चुनाव से पहले हार मान लिए है, वो इसी बात का यह उदाहरण है कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए, इसका नाम ये कर दिया जाए। ये बौखलाहट, इसको आप समझिए। और जो मीडिया चैनल्स जो ये बोलते हैं, आज की डेट में आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर मीडिया वाले तो बिकाऊ ही हैं। जो आप देखते हैं वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी मीडिया को आज तक देखे हैं बोलते हैं? कोई नहीं बोलता। कोई आज तक बता दीजिए पिछले 9 साल में कि कोई एक शब्द खिलाफ बोला? कुछ नहीं। और जो बोला है उनको फिर मंत्री सवाल है कि जो बोलेगा उस पर तो कार्रवाई हो जाएगी। सीबीआई, ईडी और जो उनका है अपना वो करते हैं। आज देखिए पूरा बदल गया है समय। समय किस तरह से बदला है कि जो पहले की सरकार थी वो उदारवादी सरकार की थी। आपको याद होगा, या आप लोग सभा का वो पार्ट है उसको देख सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वदेश स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में बोले हुए हैं कि अगर आज हम जिंदा हैं तो राजीव गांधी जी की वजह से जिंदा है। और आज जो परिवेश हो गया है, पॉलिटिकल जो लोग हैं, आज विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है राहुल गांधी। इस बात को आप मानते हैं? वो डिफेमेशन के केस में 2 साल का सजा होता है और आनंद फानंद में आवास खाली करवा दिया जाता है। तो आज का उदारवादी जो नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, इसको पूरा देश देख रही कि कितना बौखलाहट में है, कितना परेशान है, और विपक्ष को दबाने के लिए ये क्या क्या कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी का कितना दुरुपयोग किए हैं पिछले 9 साल में, सब देख रहा है। इंडिया अलायंस जो बनी है, इंडिया अलायंस में तो कोई छूट ही नहीं रहा है, पूरे देश की आवाज़ है। इंडिया के अंदर ये जो बड़ी बड़ी पार्टी जो शामिल हुई, सारे स्टेट के बड़े बड़े पार्टी हैं, 26 पार्टी है, कुछ और पार्टी उसमें ऐड होंगे आने वाले दिनों में। अभी आप देखे होंगे कि हिमाचल में और कर्नाटक में क्या नहीं किया बीजेपी चुनाव जीतने के लिए, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। जनता इसके प्रोपेगेंडा में अब नहीं फंसना चाह रही है। और हमको निश्चित रूप से लगता है कि आने वाले दिन में जो भी चुनाव है, 3-4 स्टेट की चुनाव है लोकसभा से पहले, सभी में अच्छे परिणाम होंगे और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और 2024 का चुनाव भी जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। इसी फार्मूला पर काम करेगा। अभी तो लोकसभा चुनाव एक साल आपने जो पॉपुलैरिटी की बात करी, मैं उस पर थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहता हूँ। पॉपुलर तो अडोल्फ हिटलर भी थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। और ऐसा नहीं है कि एज ए डिक्टेटर वो रूल कर रहे थे, वो इलेक्शन के थ्रू जीत करके आते थे। पर उस टाइम जो पॉपुलैरिटी थी उनकी, क्या आज के वक्त जर्मनी का कोई भी व्यक्ति अपने आप को अडोल्फ हिटलर से संबंधित या उनके जो आइडियोलॉजिकल सोच है
उसको मान सकते हैं, सही ठहरा सकते हैं या उनसे कनेक्ट कर सकते हैं? कोई नहीं करेगा। वहाँ के ना कहीं नाजी पार्टी और बीजेपी को आप एक इक्वेट करने की बात नहीं है, पॉपुलैरिटी की बात पर मैंने ये बात बोली कि पॉपुलैरिटी दोनों की ही रही है, पर उस वक्त जो पॉपुलैरिटी थी वो अलग तरह के इश्यूज पे थे। इसी तरह अलग, बहुत ज़्यादा अलग भी नहीं था उस वक्त भी। नेशनलिज्म वाज एन इशू और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की बात थी कि ये लोग पैसा ज़्यादा कमाते हैं, जविश लोग, यहूदी लोग, तो इसलिए देशद्रोही होते हैं कि उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, पैसा कमाते हैं। तो सेम नैरेटिव तो यहाँ भी दिया जा रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, बट उसके पीछे की जो मेन चीज़ है वो लोग नहीं देख रहे हैं कि उसका टारगेट जो है, आप बंच ऑफ थॉट्स से लेकर के अगर इनके जो आइडियोलॉजिकल राइटर्स हैं, चाहे वो गोलवलकर हो या वी.डी. सावरकर हो या अन्य जो इनके चिंतक रहे हैं, उन लोगों की पुस्तकें आप पढ़ेंगे, उन लोगों की विचारधारा को अगर आप देखेंगे तो वो हिटलर की आइडियोलॉजी से बहुत मैच करता है। और जितने भी लोग संघ से जुड़े होते हैं उन्हें तो उनके संघ की शाखाओं में कहा जाता है कि मेन काम्फ पढ़िए, अडोल्फ हिटलर की जो जीवनी, उस पर स्ट्रेस देते हैं। मतलब कि नेशनलिज्म का जो देशभक्ति वाला जो चीज़ है उसको ज़बरदस्ती भरने की कोशिश की जाती है गलत ढंग से, लेकिन चीज़ों को गलत ढंग से पेश करके। देशभक्ति गलत नहीं है, लेकिन उसको एक्सट्रीम राइट विंग करके जो इस तरह का लोग नफ़रत फैलाते हैं वो गलत है। तो देशभक्ति और जो नेशनलिज्म होता है और पेट्रियोटिज्म होता है उसमें फ़र्क है। इंग्लिश में कहावत भी है कि नेशनलिज्म इज़ द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। जो लोग इस तरह का नेशनलिज्म का जो चोला ओढ़ते हैं उनकी मंशा हमेशा गलत होती है। वो आम पब्लिक से जुड़ने की नहीं सोचते हैं। आप जितने भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल्स की मैं बात करूं, तो उनका जो मेन फ़िलॉसफी होता है, चाहे वो अमेरिकन थ्योरिस्ट वगैरह जो रैशनलिस्ट हैं उन लोगों की भी बातें देख ले, या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ के थिंकर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों का देखेंगे तो एक चीज़ बहुत क्लियर होती है कि आपको देश के जो माइनॉरिटी सेक्शन है उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं, तब पता चलता है कि आप देशभक्त हैं या नहीं। आप वाकई में अगर देशभक्त होंगे तो जो आपके देश में माइनॉरिटी में लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, उनको आप कितना महत्व देते हैं। तो इस चीज़ से काफ़ी अंतर आ जाता है कि उन्हीं के अगेंस्ट में आप बात करते हैं, एक नैरेटिव छोड़ते हैं। और जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहा है आप देख रहे हैं कि जो यात्राएं होती थी वो बहुत शांतिप्रिय होती थी, कम होती थी। अब उसको ये लोग एजेंडा की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इलेक्शन के मद्देनज़र जानबूझ करके इस तरीके की साजिश रची जा रही है कि देश में एक भय का माहौल बने और देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ख़तरनाक। ये जो पूरी ऐसे भी बातचीत है नेशनलिज्म और देशभक्ति और राष्ट्रवाद का जो पूरा मुद्दा है, ऐसे ही बहुत ब्रॉडर और बहुत कंट्रोवर्शियल है। इस पे हम लोग फिर से कभी ज़रूर इकट्ठा होकर एक पूरी डेडिकेटेड बातचीत, इस पे ज़रूरी भी है इस पे बातचीत करना। और आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक शब्द राहुल जी के शब्दों को हम वाक्य दोहराना चाहते हैं इस एपिसोड में, कि नफ़रत की बात ये कह रहे थे कि देश में पूरे नफ़रत फैला हुआ है। तो हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ये बोल चुके हैं, यात्रा के दौरान बहुत हिट हुआ था ये चीज़, कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम आज का ये एपिसोड बिल्कुल। और आप लोगों को ये पूरा एपिसोड, ये पूरा हम लोग का कन्वर्सेशन, ये पूरी बातचीत कैसे लगी? आप लोग हम लोग को ज़रूर बताएं किस टॉपिक पे और बातचीत करनी चाहिए, ये भी आप लोग हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप शेयर करें,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातचीत को पहुँचाएँ, ताकि और भी लोग जुड़ सकें, हमारी बातचीत को जान सकें, समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।